Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. हमारे साथ जुड़ रहे तपन दोषी। तपन जी, फंडामेंटली जो है हम अभी किस पोजीशन में हैं, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का भी एक सोच होता है। ऑफकोर्स टेक्निकली हमने स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज एक स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरफ से हम सोचते हैं करंट सिचुएशन में क्या एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एसआईपीज की क्या व्यूज़ होनी चाहिए। तपन जी, एज अ इन्वेस्टर बताइए कि अभी क्या लगता है बाजार में। आप निफ्टी बैंक को भी देख सकते हैं, या कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है, कुछ सेक्टर्स, क्या अच्छा लग रहा है करंटली, या कोई एक्शन नहीं ले, ये दोनों में से एक बताया आप। गुड मॉर्निंग शरद जी। सी, आपने जो सही बोला कि नो अनिश्चितता बहुत है, अनसर्टेनिटी के वजह से ना पता नहीं चल रहा है मार्केट कहाँ जाएगा। इस समय हम लोग को तो कुछ एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म प्लेयर, हमें तो अपॉर्चुनिटी देखनी है। कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, बहुत सारे सेक्टर्स में आ रही है। सो ऑफकोर्स बाय ऑन डिप तो चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प क्या चाहते हैं, ईरान क्या चाहते हैं, इसराइल क्या चाहते हैं, वो हमें पता नहीं, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। तो ऐसे माहौल में ना हमें सेक्टर वाइज जाना चाहिए, कहाँ सेक्टर में अच्छा लग रहा है तो उस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा डिफेंसिव होना जरूरी है अभी, क्योंकि ऑयल कहाँ जाएगा हमें पता नहीं। ऑफकोर्स 78 79 घूम रहा है, क्या सही में अगर यूएस, अगर वॉर की सिचुएशन होती है, यूएस इन्वॉल्व होता है ज्यादा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ऑयल ऊपर भी जाए। तो उसमें आपको थोड़े सेक्टर वाइज देखना चाहिए, थोड़े डिफेंसिव में। जैसे अभी हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा लगे कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसमें आप देख सकते हो। जैसे उसमें भी एसबीआई इंश्योरेंस मुझे अच्छा लग रहा है ना, जिस तरह से उनका ग्रोथ आ रहा है। और नो 30% से उनका आगे जाके ग्रोथ भी आएगा वीएनबी में, एंड 16% से उनका टोटल प्रीमियम भी ग्रोथ हो रहा है। तो वैसे सेक्टर में, ऐसे कोई सेक्टर में आप जा सकते हो। या बैंकिंग, एनबीएफसी। आज आपने जैसे बोला, अभिषेक जी ने बोला ना कि प्रोविजन कम की है, तो एक जो लिक्विडिटी थी 6-7 लाख करोड़ की, उसमें और इन्फ्यूजन हुआ है इंफ्रा लोन और अंडर कंस्ट्रक्शन लोन देने में। तो ऐसे में आगे जाके इन सब बड़ी दिग्गजों को भी फायदा होगा। ऑफ कोर्स वो अलग बात है वो किस तरह से क्रेडिट देते हैं, क्योंकि एनपीए के भी इश्यूज आते हैं, लेकिन लिक्विडिटी एम्पल है एनबीएफसी और बैंक्स के लिए कि यहाँ से वो आगे जाके लोन दे, तो वहां भी एक तरह से फायदा है। तो वहां आप चुनिंदा अच्छे शेयर, लार्ज कैप में भी देखे तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक वहां अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपको जाना पड़ेगा सेक्टर टू सेक्टर, एंड थोड़ा डिफेंसिव के लिए जो डायरेक्टली वॉर रिलेटेड ना हो, ऑयल के साथ इन्वॉल्व ना हो, या तो एक्सपोर्ट के रिलेटेड इन्वॉल्व ना हो, तो वो बेटर रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो सेक्टर एज अ फंडामेंटल आउटलुक आप कैसे देखते हैं? फिर आप मानसी जी, आपने सही बोला, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल का जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है वो बड़ा प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया के पास जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, और क्योंकि ये रेयर अर्थ मटेरियल ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोडक्शन रातों रात चालू कर सकते, इट टेक ईयर्स वो प्रॉपरली होने में, वो क्वालिटी आने में। तो इंडिया भी अगर आगे जाना चाहता है तो उनको टाइम लगेगा, इसलिए हमें दूसरे कंट्री के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि चाइना का पता नहीं है कब हाँ बोले कब ना बोले। बाद में आगे जाके अभी हाँ बोलेंगे, 2 महीने बाद वापस बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम हो गया। सो वी हैव टू एक्सप्लोर। लेकिन अगर ये अगर 1-2 महीने में अगर हमें मटेरियल मिल जाए तो अच्छा ही, नहीं तो ये सीरियसली अगर आप बजाज ऑटो की क्वांटिटी देखे, हीरो होंडा और बाकी सबके मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि 1-2 महीने में ईवी में बड़ा प्रोडक्शन हॉल्ट भी आ सकता है। तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है ऑटो सेक्टर में। हम यहाँ खुश हो रहे थे कि चलिए इन्फ्लेशन कम हुआ है, आरबीआई ने रेट कट किया है, तो एट द एंड ऑफ द डे मॉनसून अच्छे की वजह से नो ऑटो बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा। लेकिन ये निगलेक्ट, ये वो कहते हैं ना कि एक तरह से ये सामने रेयर अर्थ का प्रॉब्लम आ गया, इसलिए वो नलीफाई हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऑटो सेक्टर बढ़ेगा मेरे हिसाब से। मैक्रो पॉजिटिव सभी है ऑटो यहाँ से बढ़ने के लिए। ये रेयर अर्थ का अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छा रहेगा। और यहाँ भी टू व्हीलर्स खास करके आप अगर टीवीएस ले लो, बजाज ऑटो, हीरो होंडा, उसमें नजर रहनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून के वजह से टू व्हीलर्स में इतना जंप नहीं आया, तो वो आ सकता है यहाँ से भी। सो यस, ये एक पॉजिटिव न्यूज है कल जो आई वो। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे। तपन जी बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। तपन जी, वरुण बेवरेजेस को इस गिरावट को क्या आपको लगता है कि और गहराएगी गिरावट, या ये अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए, क्योंकि लगातार ये फॉलिंग जोन में शेयर है, कल तो बड़ा क्रैक था 5% का। करेक्ट अभिषेक जी, वरुण बेवरेजेस अगर आप देखो तो पिछले महीनों 6-7 महीनों से इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आई थिंक टॉप से 30% से ज्यादा गिर चुका है। अभी
सबसे बड़ा रीजन जो बोला जाता था कि कैंपा कोला के आने की वजह से ना कंपटीशन बढ़ रही है, और बाद में लेकिन जो मैंने लास्ट क्वार्टरली का रिजल्ट देखा और बाद में मैनेजमेंट कमेटी देखी मैंने, तो उन्होंने काफी हद तक उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। 10 रुपए और 20 रुपए की बॉटल में, और काफी नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली रिकवर कर रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो उनका आगे जाके भी काफी बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, और वो एक्सपेंशन प्लान की वजह से ना वो नए प्रोडक्ट्स और प्लस स्नैक्स स्नैक्स में भी वो काफी अच्छा आगे जा रहे हैं, जहां उनके मार्जिन बढ़े। तो क्योंकि इस लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा सेल हुआ था, तो उसके वजह से ना मार्जिन थोड़े कम हो गए थे, लेकिन आगे जाके स्नैक्स का थोड़ा ज्यादा बिकवाली होगी तो वहां मार्जिन बढ़ेंगे। और आगे जाके मैंने जितना देखा है स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है। हाँ, कैंपा कोला का कंपटीशन है, लेकिन वो तो सब आएंगे, जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, दे नो हाउ टू टैकल देम। सो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का। आई थिंक 2-3 बड़े प्लेयर आराम से आ सकते हैं। सो यहाँ से वरुण बेवरेजेस एट एवरी डीप, आई थिंक वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि एट द एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी नीचे है, तो यहाँ से आगे भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तपन, इन्फो एज कई सारे बिजनेसेस इनफैक्ट है, कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स के बिजनेसेस हैं कंपनी के पास हैं, आपकी राय क्या होगी? ऑफ कोर्स नो, इन्फो एज एक तरह से एक बड़ा प्ले है। अगर आपको ये सब इंटरनेट कंपनी के लिए खेलना, जैसे इंटरनल में इनका शेयर है, पॉलिसी बाजार में है, मैजिक ब्रिक्स, तो काफी सारी जगह पे इनका शेयर है। और इसके वजह से क्या होता है कि इस कंपनी को अकेले नहीं देख सकते कि नौकरी का कैसा परफॉर्मेंस, हमें कंबाइन देखना पड़ता है, इसलिए हमेशा वो अनसर्टेनिटी रहती है कि यहाँ क्या होगा। लेकिन अगर बात करें तो ये जो भी बिजनेसेस है, स्कोप बड़े हैं। ऑफ कोर्स पॉलिसी बाजार का भी स्कोप बढ़ा है यहाँ से, लेकिन क्या होता है रेगुलेटरी इश्यूज आते रहते हैं, और इंटरनल में भी जिस तरह से अभी कंपटीशन आ रही है, जेप्टो फिर बाकी सब प्लेयर्स के साथ सामने स्विगी के, तो ये वजह से ना उनके भी थोड़े नंबर्स इतने आगे नहीं बढ़े। तो इनिशियली ऑफ कोर्स ये स्टॉक बहुत अच्छा चला था, फिर अभी थोड़ा स्टैग्नेंट हुआ है, लेकिन आगे जाके स्कोप है। और वो ये सब कंपनीज अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो हमें एज अ कंबाइन ही देखना पड़ेगा सभी, कैसे कैसे इनके जहां जहां वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा टाइम सेटल होगा, बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक तरह से ना काफी सारी जो कंपनियां थोड़े प्रॉफिट में है, लेकिन उस तरह से परफॉर्म करे। तो मुझे यहाँ लग रहा है इन्फो एज स्टॉक अच्छा है, लेकिन किसी को इन्वेस्ट करना है तो मुझे संयम रखना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम टू गो, क्योंकि अकेले नौकरी से नहीं होगा, सभी सेगमेंट एक साथ फायर हो गए तो ही होगा, और वो टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एमएनएम को लेकर आपका व्यू क्या है? जी अभिषेक जी, आपको याद हो तो हमने एक रेपो रेट कट के बारे में एक स्पेशल शो किया था, वहां भी मेरा एमएनएम हमेशा फर्स्ट पिक रहा था। क्योंकि एमएनएम अगर आप देखो काफी पॉजिटिव ट्रेजेडरी में है ओवरऑल। अगर रिसेंटली देखे तो उन्होंने ये जो एक्विजिशन किया है, यानी स्टेक बड़ा एसएमएल में, वो भी उनके लिए बेटर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जहां वहां एलसीवी में उनका इतना शेयर नहीं था, वहां भी उनका अभी शेयर बढ़ेगा, ऑलमोस्ट 13% बढ़ेगा, जो 3% के आसपास था। प्लस पैसेंजर व्हीकल में, ईवी में काफी आगे निकल गए, वो टाटा मोटर्स को इससे भी काफी आगे निकल गए। तो एक तरह से उनके जो भी मॉडल्स आ रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्लस ओवरऑल उनका जिस तरह से मार्जिन मेंटेन किया है वो भी अच्छा है, एक्सपेंशन प्लान अच्छा है। लेकिन उनके जो थार मॉडल है और ये जो एक्सयूवी 700, वो सब उनकी डिमांड भी काफी अच्छी है। तो ट्रैक्टर्स भी अभी मॉनसून अच्छा है, तो वहां भी एक तरह से फायर अप आ रहा है। तो ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि एमएनएम में कभी अच्छी ट्रेजेडरी में यहाँ से अच्छा ही लग रहा है, एंड किसी भी निवेशक को करना है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं एमएनएम के लिए। तपन जी, सन टीवी मतलब लगता नहीं कि इससे मतलब बहुत ज्यादा कुछ असर आएगा, एक सेंटिमेंटल डैमेज हो सकता है, लेकिन कैसे देख रहे हैं? मतलब डोमिनेंट पोजीशन तो है साउथ के मार्केट में सन टीवी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवेशक जो है वो क्या करें? ये जो केस हुआ है ना, वो बड़ा केस है, छोटा केस नहीं है, क्योंकि ये लीगल बैटल काफी लंबा चलते हैं, और ना वो एक तरह से हैंगओवर रहता है स्टॉक पे। सन टीवी ओवरऑल हमेशा अगर आप मीडिया स्टॉक में देख रहे हो तो एक तरह से प्रीफर बैठ रहा है कि भाई उसको मैं इन्वेस्ट किया। लेकिन ये जो केस हुआ है, आई थिंक निवेशकों को थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अब 3% से गिरा है। ऑफकोर्स अभी उनका जो सेल्स है उनसे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ये सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। तो मे बी अगर यहाँ से थोड़ा भी नीचे मिलता है तो आई थिंक वन शुड वेट एंड
जस्ट वेट फॉर 1 वीक कि किस तरह से केस जा रहा है, क्योंकि दोनों बड़े प्रमोटर में ही बीच में ये हो रहा है और काफी बड़ा केस है। और ऊपर से सन टीवी अगर आप देखो पीछे कुछ समय से ना परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन अभी भी राइट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और ओटीटी आने की वजह से भी काफी इश्यूज आए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा वेट कर लो, 1 महीने बाद थोड़ा केस सेटल हो, फिर वन हैज टू टेक अ कॉल कि यहाँ से वापस निवेश करना चाहिए कि नहीं।